नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको होम आइसोलेशन जो है कि घर में कैसे आप पेशेंट की केयर कर सकते हैं, कोविड पेशेंट्स की, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो ये मेरी कोई अपनी गाइडलाइंस नहीं है, मेरे पास ये एम्स का बनाया हुआ एक ब्रोशर है, एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो उसी को मैं फॉलो करके उसमें क्या लिखा है इन्होंने, एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं, एसओपीज़ हैं, दे हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स, टॉप एक्सपर्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इन्होंने क्या लिखा है कि पहले तो माइल्ड डिजीज़ जो है, जो कि होम आइसोलेशन में ट्रीट हो सकता है, माइल्ड डिजीज़ की डेफिनेशन देखिए। माइल्ड डिजीज़ की डेफिनेशन इन्होंने क्या लिखा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स एंड और फीवर विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग और हाइपोक्सिया। इसका क्या मतलब है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स गले में खराश, जुकाम, स्नीजिंग, और इसके साथ फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। विदाउट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस फूलना, सांस नहीं फूले, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नॉर्मल हो। ठीक है, तो ये जो है क्राइटेरिया है बिल्कुल ही माइल्ड डिजीज का, जिसे कि आइसोलेशन कर सकते हैं। इट कैन बी आरटीपीसीआर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर सिम्टम्स हैं तो सिम्टम्स कौन कौन से? खांसी, जुकाम, छींक आना, बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और सांस फूलने से पहले। सांस अगर फूल गया तो वो क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो सकता है, हालांकि उसको भी हम होम मैनेजमेंट में ला सकते हैं। तो एडवाइस क्या है? सबसे पहले इन्होंने जो लिखा है मैनेजमेंट प्लान में, इंश्योर एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड मील न्यूट्रिशन इनटेक। तो एक तो पूरी तरह से जो है उसका पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, उसे पानी भरपूर दीजिए, जूस दीजिए, फ्रूट जूस दे सकते हैं, और भी लिक्विड्स जो भी पसंद करें पेशेंट, प्रोवाइडेड डायबिटीज़ नहीं है तो आप जैसे भी जो आपकी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो कंकरेंट डिजीज़ है आपका, या कंकरेंट कोमोर्बिडिटी जिसे हम बोलते हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, उसके फूड की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको देखते हुए आप न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। और इसमें न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन इनटेक, एडिक्वेट न्यूट्रिशन इनटेक, उसका मतलब यह है कि फैट्स को तो थोड़ा सा कम कीजिए, लेकिन प्रोटीन इनटेक ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी जो है प्रोटीन से अच्छी बनी रहेगी। देन कंटिन्यू टू फॉलो ऑल पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, जैसे कि मास्क है, सैनिटाइज़र है, हैंड वॉश है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश है। देन टेम्परेचर मॉनिटरिंग 6 आवर्ली जो है, 6 घंटे में तो आपने टेम्परेचर देखना ही है, लेकिन अगर फीवर है तो उसे और जल्दी देख सकते हैं आप। 4 घंटे में भी देख सकते हैं, 3 घंटे में भी देख सकते हैं। और अगर फीवर जब आए तो पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, 650 मिलीग्राम का लोग यूज़ कर रहे हैं, तो 500 मिलीग्राम शुड बी सफिशिएंट। 650 मिलीग्राम में थोड़ा सा लीवर डैमेज होने का थोड़ा जल्दी खतरा होता है, ज़्यादा खतरा होता है। तो और इसके अलावा आप कोशिश कीजिए टेपिड स्पॉन्जिंग। टेपिड स्पॉन्जिंग का मतलब है जो टैप वाटर है उससे आप कपड़े भिगो करके उसमें, और वो रख सकते हैं शरीर के डिफरेंट अंगों पे, ताकि टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम बना रहे शरीर का। देन ऑक्सीजन सैचुरेशन जो नापनी है वो 2 तरह से नापनी है। एक तो जिसे हम बेसलाइन सैचुरेशन बोलते हैं। बेसलाइन सैचुरेशन, जैसे पेशेंट लेटा हुआ है बेड पे, तो हमने ऑक्सीमीटर लगाया फिंगर पे और 20 सेकेंड के बाद हमने देखा, तो इसे बोलते हैं हम बेसलाइन सैचुरेशन। और दूसरा जो है, 6 मिनट तक कमरे में वो वॉक करें, थोड़ा गोल गोल चक्कर लगाए कमरे में, और उसके बाद 6 मिनट के बाद ऑक्सीजन सैचुरेशन जो देखी जाएगी वो जो है आपकी आफ्टर एक्सरसाइज सैचुरेशन होगी। अगर बेसलाइन सैचुरेशन जो है 94, या पहले गाइडलाइंस आई थी 90 तक, लेकिन बेसलाइन सैचुरेशन 94, और दूसरा जो है 6 मिनट वॉक के बाद अगर 5% से ज़्यादा गिरती है, 5% तक नॉर्मल है, 5% से ज़्यादा गिरती है तो आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। और इसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, रेस्पिरेटरी रेट जो है आपने देखना है 20 से नीचे रहना चाहिए, तभी ये माइल्ड डिजीज़ है। इसके अलावा जो है स्टीम इनहेलेशन और गार्गल्स, या तो बीटाडीन या क्लोरहेक्सिडिन, ये दोनों में से कुछ भी एक लेकर के जो गार्गलिंग है थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर से कर सकते हैं। देन
इसके अलावा विटामिन सी इन्होंने रिकमेंड किया है 500 मिलीग्राम, और जिंक 2 वीक्स के लिए, और इसके अलावा लिवोसेट्रिजिन एंड मोंटेल्यूकास्ट मोंटेरेलसी जो आप घर पे रह के वो कर सकते हैं। इसके अलावा पेंटोप्राजोल या रेबिप्राजोल, गैस्ट्राइटिस अगर फील होती है, पेट में जलन होती है, गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स आते हैं, और एक और नया सिम्टम्स इस बार देखने को मिल रहे हैं पेट खराब होने के। तो अगर लूज मोशन वगैरह लगता है, बच्चों में ज़्यादातर ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें आप प्रोबायोटिक सैचे जैसे कि डेरोलैक है और भी कई आ रहे हैं, न्यूट्रोलिन बी है, वो आप दे सकते हैं। और इसके अलावा कप सिरप या जो लोजेंजेस आते हैं, विक्स आती है, स्टेप्सिल्स आती है, कोई भी लोजेंजेस जो आ रहे हैं, टस्क आती है, तो वो जो है इसमें आप दे सकते हैं। और इसके अलावा ये एक एल्गोरिदम भी एम्स का ही है, एम्स का एक एल्गोरिदम है, बिल्कुल लेटेस्ट 22 अप्रैल को इन्होंने रिलीज़ किया है। इसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ये एल्गोरिदम्स और ये SOPs नहीं पहुंचते हैं, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं। मैं आपको ये एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आप बेस्ट पॉसिबल जो आप केयर है अपने पेशेंट की कर सके, अपने नियर एंड डियर की कर सकें। तो इसमें भी यही है। इसके अलावा इन्होंने आइवरमेक्टिन 200 मिलीग्राम 200 माइक्रोग्राम पर केजी ये दिया है, और अगर सांस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो इनहेलर जो है वो दिया जा सकता है। तो मॉडरेट डिजीज़ आपको कैसे पता चलेगा कि कब माइल्ड से मॉडरेट में कन्वर्ट हो रहा है? तो 2 क्राइटेरिया मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि रेस्पिरेटरी रेट 24 से ऊपर चला जाए, या जो बेसलाइन सैचुरेशन है वो 92-93 से कम चला जाए रूम एयर पे बेसलाइन, और दूसरा जो मैंने आपको बताया 5% से ज़्यादा फॉल हो जाए 6 मिनट वॉकिंग में, तो वो है। अब जाते जाते मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि आपका जो हाई रिस्क है, हाई रिस्क जो मॉडरेट टू सीवियर में कन्वर्ट होने के जिनके चांसेस होते हैं पेशेंट के, वो जो है इन्होंने वो भी डिफाइन किया है, एज मोर देन 60 ईयर्स, ये पहला एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। देन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको पहले हार्ट अटैक आ चुका है या एंजीना की प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन फ्रीक्वेंट होता है वो, और ब्लड प्रेशर के भी जो पेशेंट्स हैं। देन डायबिटीज़ मेलिटस, शुगर के मरीज, और दूसरे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट जैसे कैंसर का कोई पेशेंट है, या कैंसर कीमोथेरेपी किसी की चल रही है, या रीनल ग्राफ्टिंग के बाद इम्यूनो डेफिशिएंसी के लिए इम्यून सप्रेशन के लिए दवाइयाँ चलती हैं, वो भी हाई रिस्क है। देन क्रोनिक लंग डिजीज़ जैसे कि अस्थमा हो गया, COPD, एम्फीसीमा हो गया, तो ये जितने भी डिजीज़ हैं। देन क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक रीनल फेलियर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, इसी तरह से लीवर डिजीज़, लीवर का सिरोसिस, फैटी लीवर स्टेज 3 एंड अबव, और इसके अलावा किसी को स्ट्रोक हुआ है, पैरालिसिस का अटैक हुआ है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, एंड ऑफ कोर्स ओबेसिटी हमारा जो है लेटेस्ट एपिडेमिक डिजीज़ बनता जा रहा है इंडिया में भी। पहले ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का, एफ्लुएंट कंट्रीज़ का डिजीज़ था, लेकिन इंडिया में भी अभी ये ओबेसिटी देखने को मिल रही है। मिडिल क्लास में भी ओबेसिटी देखने को मिल रही है, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन। तो इट इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही कि आपको आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाए, माइल्ड डिजीज़ को किस तरह से, और बाकी जो बेस्ट जो जज है वो आपका डॉक्टर है। आपके डॉक्टर के टच में रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है इमीडिएटली फ़ोन पे सलाह लीजिए। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना आप बिल्कुल भी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है, कोई भी कुछ नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।